Hello my dear students, welcome back to your YouTube channel Tech English. Today I will teach you 5th chapter from your book Footprints Without Feet, that is Footprints Without Feet. Yes, आपकी बुक का भी टाइटल वही है Footprints Without Feet और चैप्टर 5 जो है उसका भी टाइटल यही है Footprints Without Feet. This story is an extract from the book The Invisible Man that is written by H.G. Wells, who is well-known writer of science fiction. So this story is about a scientist whose name is Griffin, and he discovered how to be an invisible person, and he used this discovery for creating so many troubles, not for a good cause but for the bad cause. तो अब इस स्टोरी में देखते हैं कि जो ग्रिफिन है उसने अपनी जो डिस्कवरी उसको कैसे यूज़ किया, उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई, और इसमें सारी स्टोरी नहीं दी हुई क्योंकि ये इनविजिबल मैन का एक एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से रिलेटेड ही पढ़ेंगे. मतलब एक ऐसा इंसान है जिसके फीट नहीं नज़र आते, तो उससे रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑथर के बारे में. जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, let's see about the author of this story. So as I told you that this is an extract from the novel The Invisible Man, which is written by H.G. Wells, whose full name is Herbert George Wells. He was an English writer and he wrote so many novels, short story, history, satire, biography, autobiography, and he is well known for his science fiction novels. He is often called father of science fiction. His famous work includes The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The Invisible Man, The War of the Worlds, and The War in the Air. And he was nominated for the Nobel Prize in Literature 4 times. So this was all about the author. Now let's see theme of this story. So the story Footprints Without Feet gives us a message that one should not misuse science and its discoveries, as it can turn even a brilliant scientist into a threatening, lawless person. जैसा कि इस स्टोरी में हम देखेंगे दैट देयर इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन हु degenerated himself into a lawless person. Griffin discovered that the human body could become transparent and invisible. He misused it to threaten, trouble and beat innocent person and rob them. जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोरी में हम आपको एक एक्सट्रैक्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसके बारे में बताएंगे, और इसमें ग्रिफिन ने लोगों को कैसे परेशान किया, क्या परेशानी क्रिएट करी, उसके बारे में देखेंगे. और हमें ये जो स्टोरी है एक मैसेज देती है. क्या मैसेज देती है? कि हमें कभी भी साइंस को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ना इसकी डिस्कवरीज को, बल्कि उसे अच्छे कॉज के लिए, गुड कॉज के लिए यूज़ करना चाहिए. अदरवाइज साइंस का अगर मिसयूज़ हम करते हैं तो जैसे कि स्टोरी में हम देखते हैं कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो है जिसका नेम ग्रिफिन है वो एक लॉलेस पर्सन बन जाता है, एक ऐसा पर्सन जो कि लॉस को तोड़ता है. तो इसी तरह हमारी आम जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम साइंस का मिसयूज़ करेंगे तो हम भी एक इविल पर्सन बन जाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट थीम एंड ऑथर. नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर लाइन बाय लाइन. Two boys startled in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तो स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टू बॉयज़ ने अचानक से कुछ ऐसा देखा जिससे वो एकदम सरप्राइज हो गए, वो भौचक्के के रह गए. क्या उन्होंने देखा? They saw the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. उन्होंने क्या देखा कि one pair of bare feet means not wearing anything. तो उन्होंने क्या देखा? इम्प्रिंट्स देखे. इम्प्रिंट मीन इम्प्रेशन. तो उन्होंने पैरों के निशान देखे, और किस पे देखे? मडी मतलब मड से, मिट्टी से बने हुए. तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मिट्टी में अचानक से किसी पर्सन के पैरों के निशान उभर के आए. What was the bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? अब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे पैरों के जो निशान हैं. As you can see, what was a bare-footed man doing on the steps of the house? कहाँ इन्होंने देखे थे? हाउस के स्टेप्स के बाहर. तो इन्होंने देखा कि कोई bare-footed man है, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना, और एक हाउस के बाहर उसके पैरों के निशान तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मैन कहाँ है? वो मैन उनको कहीं नहीं नज़र आ रहा. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. तो जैसे ही वो सरप्राइज होके देख रहे थे, एकदम अवाक होके, अचानक से उनकी आंखों के सामने फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे वो एकदम चौंक गए. क्या उन्होंने देखा? A fresh footmark appeared from nowhere.
उन्होंने देखा कि अचानक से उनके सामने फिर से एक नया फुट मार्क अपीयर हुआ, मतलब किसी के पैरों के निशान फिर से उभर के आए, लेकिन कोई पर्सन नहीं था, कोई ह्यूमन भी उन्हें नहीं दिखा, लेकिन पैरों के निशान उन्हें दिखे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। उन्होंने क्या देखा कि फुटप्रिंट जो है वो एक के बाद एक उभरते जा रहे हैं, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स उनको दिखते जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप। डिसेंडिंग द स्टेप मीन्स जो सीढ़ियाँ उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और रोड की तरफ जाते हुए, मतलब जिसके भी पैरों के निशान वो देख रहे थे उस पर्सन ने सीढ़ियाँ उतरी और उसके बाद वो स्ट्रीट की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ पे किसी पर्सन को उन्होंने नहीं देखा, बस वो पैरों के निशान ही देख रहे हैं। The voice followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter। और वो वॉइस उन फुटप्रिंट्स को देख के इतने ज़्यादा हैरान थे कि वो फॉलो करते रहे। और कब तक फॉलो करते रहे? जब तक वो फुटप्रिंट्स जो थे, जब तक वो पैरों के इम्प्रेशंस जो थे वो फेंटर नहीं हो गए। फेंटर मतलब हल्के नहीं हो गए, डिम नहीं पड़ते गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। और फिर बाद में क्या हुआ? अचानक से वो सारे मडी इम्प्रेशंस गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। अब ये जो मिस्ट्री थी, मिस्ट्री ऐसे चीज़ जो हुआ जिसका कोई उन्हें जवाब नहीं मिला था, बड़ी रहस्यमयी बात हुई थी कि कोई ऐसा पर्सन है जो दिख नहीं रहा है लेकिन उसके फुटप्रिंट्स, उसके मडी इम्प्रेशन जो है पैरों के वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मिस्ट्री है इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्यों? द bewildered boys had been following a scientist। bewildered means puzzled, confused। वो जो कंफ्यूज बॉयज़ थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। वो एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी डिस्कवर किया था, हाल ही में उसने डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। अब ये जिसको फॉलो कर रहे थे उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रिफिन। एक साइंटिस्ट है जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट किए इस बात को प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। अब फाइनली उसने जो एक्सपेरिमेंट जो वो कर रहा था, जो डिस्कवरी वो कर रहा था, फाइनली उसकी सक्सेसफुल हो गई और उसने कुछ रेयर ड्रग्स को सॉलो किए। कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि दुर्लभ हैं उनको सॉलो किया और उनको जैसे ही सॉलो किया उसकी बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि शीट ऑफ ग्लास। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। लेकिन उसकी बॉडी जो थी वो ग्लास की तरह सॉलिड भी थी। ये था ग्रिफिन का एक्सपेरिमेंट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। अब यहाँ भी ग्रिफिन के बारे में बताया जा रहा है। जब आप कैरेक्टर स्केच करेंगे ग्रिफिन का तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि वो कैसा था और उसने क्या किया। जैसे मैंने आपको उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया, अब आप ये पॉइंट पुटअप करेंगे। तो जो साइंटिस्ट था जिसका नाम है ग्रिफिन, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था। ब्रिलियंट मीन एक्सेप्शनल पर्सन था, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड यू कैन से, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर क्वालिटीज़ थी। लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन मीन्स अ पर्सन हु ब्रेक्स लॉ, हु डज नॉट फॉलो लॉ। तो ऐसा पर्सन है जो ब्रिलियंट है और उसके साथ साथ लॉलेस भी है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। और उसके लैंडलॉर्ड जो हैं, जो मकान मालिक हैं, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट मतलब किसी को ज़बरदस्ती बाहर निकालना, टू फोर्स समवन आउट। और उन्होंने ग्रिफिन को ज़बरदस्ती अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब ग्रिफिन को गुस्सा आ गया और उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रिफिन एक रिवेंजफुल पर्सन भी है, एक मर्सीलेस पर्सन भी है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और इस पर्पज़ के लिए कि कोई उसे ना देखे, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता? टू रिमूव हिज क्लोथ्स, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग क्लोथ्स nobody would be able to see him. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible। और इस तरह से वो एक ऐसा पर्सन बन गया जिसके पास ना कोई घर है, ना कोई जगह, ना क्लोथ्स, ना मनी, और वो क्वाइट इनविजिबल हो गया।
until it happened to step in some mud and left footprints as he walked. जब तक कि वो कब तक इनविजिबल रहा, जब तक कि उसने अपने पैरों को मिट्टी में नहीं रखा, और जैसे उसने अपने पैर मिट्टी में रखे क्या हो गया, मिट्टी में पैर रखा तो उसके फुटप्रिंट्स जो है वो मिट्टी में नज़र आने लगे, और इस तरह लोगों को समझ आने लगा दैट देयर इज समवन. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब ग्रिफिन को जो 2 बॉयज़ फॉलो कर रहे थे लंदन में, वो उनसे अपने आप को बचा लेता है. कैसे? उसके जो फुटप्रिंट्स थे मड में वो धीरे धीरे हल्के पड़ते गए, और इस तरह उन लोगों से वो अपना पीछा छुड़ा लेता है. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे, जो उसकी रिस्की एक्टिविटीज़ थी, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई. He has chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. Bad time of the year क्यों बोला गया है? क्योंकि उसने जो टाइम चुना था सड़कों पे घूमने के लिए, सड़कों पे ऐसे वॉन्डर करने के लिए, वॉन्डर मतलब रोम अराउंड, टू वॉक एम्बलेसली. तो लंदन में रोम करने के लिए, वॉन्डर करने के लिए जो उसने टाइम चुना था वो बहुत बेकार था, बिकॉज ही वॉज विदाउट क्लोथ्स एंड इट वॉज चिली कोल्ड. इट वॉज द सीजन ऑफ विंटर. सो इट वॉज मिड विंटर और बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए उसने जो टाइम चुना था ये बहुत ही गलत टाइम था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड. एयर क्या थी? एक्सट्रीमली कोल्ड थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. एंड as I told you that he was not wearing any clothes, because for being invisible he had to put off his clothes, and that's why he could not bear the chilly air of the winter season. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि अगर मैं ठंड में ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही ठंड में वॉन्डर करता रहा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा इस ठंड को. तो उसने अभी डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि एक लंदन स्टोर में मैं स्लिप करूँ. स्लिप मतलब कि चुपचाप एंटर करना. तो अब उसने एक लंदन स्टोर में एंटर करने का डिसीज़न लिया, चुपचाप एंटर करने का डिसीज़न लिया, ताकि वो वहाँ से कुछ गर्म कपड़े ले सके, फॉर वार्मथ के लिए भी, और इसलिए भी ताकि वो कुछ कपड़े वहाँ से ले सके. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब क्या हुआ? जैसे ही उस शॉप का, उस स्टोर का क्लोजिंग टाइम आया तो डोर सारे उस शॉप के बंद हो चुके थे, और ग्रिफिन जो है वो चुपचाप उस स्टोर के अंदर एंटर कर गया, और वहाँ पे उसने बहुत इन्जॉय किया. कैसे? क्योंकि वहाँ पे उसको क्लोथ्स मिले और उसको वहाँ पे खाने के लिए भी मिला, और उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि कोई उसे खर्च देना पड़ेगा, कोई उसे उसका चार्ज देना पड़ेगा. तो उसे खाना कैसे मिला? क्योंकि कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जैसे कि जैसे मॉल टाइप में जो स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे क्लोथ्स भी होते हैं, ईटिंग का भी होता है, ओके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी होते हैं. तो इसलिए एक ऐसा ही स्टोर था जहाँ पे उसे खाने के लिए भी मिल गया और कपड़े भी मिल गए. तो अब वो क्या किया? He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. तो उसने कुछ बॉक्सेस को ओपन किया, उनके रैपर्स को उसने ब्रेक ओपन कर दिया, तोड़ दिया, रैपर्स को ओपन कर दिया, और उसके बाद क्या किया? उसने अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कुछ वार्म क्लोथ्स निकाले और पहन लिए. Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. अब उसने क्या क्या पहने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि वो जो स्टोर में एंटर किया था तो उसने वहाँ पे क्या क्या पहने और वो कैसे विजिबल पर्सन बन गया. तो उसने शूज़ लिए, ओवरकोट लिया, और एक बड़े से एज वाली, बड़े से किनारे वाली उसने हैट ली, और जैसे उसने क्लोथ्स पुट ऑन किए, ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन बन गया, एज यू कैन सी द इमेज. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रिफिन एक स्टोर में जाता है, वहाँ पे उसे क्लोथ्स मिलते हैं, वहाँ पे उसे ईटिंग मटेरियल मिलता है, और इस तरह वो अपने आप को कुछ कंफर्ट जोन में लाता है. अब हम देखते हैं उसने स्टोर में और क्या किया. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. तो अब उसने क्या क्या किया? उसने स्टोर के जो किचन थे, जो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे उसने क्या किया? उसे कोल्ड मीट मिला, उसे कॉफ़ी मिली, और इसके बाद इन चीज़ों को खाने के बाद उसने क्या खाया? स्वीट्स खाई, और उसने वाइन लिया ग्रोसरी स्टोर से. तो इसने अपने आप को फीड किया
और फाइनली जब उसने खा लिया, जब उसका पेट भर गया तो उसने क्या किया, फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स क्या होती है, रजाइयाँ। तो अब क्या होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा नींद आती है ना, और क्योंकि हमने देखा था पिछले कुछ पेजेस में हमने पढ़ा कि वो काफ़ी समय से वॉन्डर कर रहा था लंदन की स्ट्रीट्स में, तो उसे अब थोड़ा रेस्ट चाहिए था। तो उसने जैसे ही खाना खाया अब उसे नींद आने लगी और वो कहाँ सो गया, उस स्टोर में बहुत सारी रजाइयों का ढेर पड़ा हुआ था, तो वो उन्हीं के ऊपर सो जाता है। ओके, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अब क्या कहते हैं राइटर कि अगर ग्रिफिन टाइम पे उठ जाता, मॉर्निंग में अगर टाइम पे वो उठ जाता, वो अगर मैनेज कर लेता जल्दी उठना, तो सब कुछ सही होता। बट क्या हुआ, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं उठा अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। कब तक नहीं उठा, जब तक कि उस स्टोर के जो असिस्टेंट थे, जो वहाँ पे काम करते थे, वो नहीं पहुँच गई, तब तक वो नहीं उठा। और जब स्टोर के लोगों ने उसे देखा तो क्या किया होगा, व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब आते हुए। तो अब जब उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, he panicked and began to run. Panic means got scared. वो पैनिक हो गया, वो डर गया अचानक से इतने सारे लोगों को देख के, और वो भागने लगा। They naturally gave chase. Gave chase मतलब followed, और उन्होंने नेचुरली उसका पीछा किया क्योंकि स्टोर बंद था। और उन्होंने जब स्टोर ओपन किया तो वहाँ पे उन्होंने किसी पर्सन को ऑलरेडी प्रेजेंट पाया, जो कि सो रहा था, तो इसलिए वो उनका पीछा करने लगे। अब जब ये लोग इसका पीछा करने लगे तो ये भी भागा। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब उसने अपने आप को कैसे एस्केप किया उन लोगों से। लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि उसके फुटप्रिंट्स थे और फुटप्रिंट्स उसके जो हैं वो फेंट होते गए, और इस तरह उसने अपने आप को उन 2 बॉयज से बचा लिया। लेकिन इस बार उसने क्लोथ पुट ऑन किए थे, और जब वो क्लोथ पुट ऑन करेगा तो वो विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह अब उसने क्या किया, अपने को बचाने के लिए वो भागता रहा, और धीरे धीरे जो भी उसने अपने नए क्लोथ्स पुट ऑन किए थे उनको वो पुट ऑफ करता रहा, उनको उतारने लगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। तो एक बार फिर से वो इनविजिबल हो गया, बट ही वॉज नेकेड एंड इट वॉज सो चिल्ड एयर, क्योंकि जनवरी का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो पीक पे होती है। तो इतनी चिली कोल्ड में वो अपने आप को लंदन के स्ट्रीट्स में पाया, क्योंकि उसके पास कोई शेल्टर नहीं थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स। तो अब उसने क्या किया, इस बार उसने सोचा कि मैं थिएट्रिकल कंपनी, जो ड्रामा कंपनी होती है, वहाँ के स्टॉक्स में कुछ ऐसा चीज़ ढूंढूं जिससे उसे थोड़ी और हेल्प मिल सके। किस चीज़ की, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, केवल क्लोथ्स की उम्मीद में ही नहीं, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। लेकिन कुछ ऐसा भी उसे मटेरियल चाहिए था, ऐसा भी उसे चीज़ें चाहिए थी जिससे वो अपने शोल्डर्स के ऊपर वाले स्पेस को कवर कर सके। शोल्डर्स के ऊपर वाले स्पेस, एज यू कैन सी, माउथ वाला जो एरिया है वो एकदम खाली है। उसने पूरी बॉडी में अपने क्लोथ्स पहने हैं, तो यहाँ पे क्लोथ्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे हेड का हमें हार्ट दिख रहा है, लेकिन इसका फेस हमें नहीं दिख रहा। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा मुझे चीज़ मिल जाए जिससे मैं अपने फेस और हेड एरिया को भी कवर कर सकूं। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब ठंड से कांपते हुए वो जल्दी से कहाँ पहुँचा, ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन क्या है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है दैट विच प्लेस इज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, सो दैट प्लेस इज ड्रूरी लेन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट what did Griffin decide to cover his face and head area, or to cover his shoulder, to cover his area above the shoulders। उसने अपने शोल्डर के above वाले एरिया को हाइड करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए उसने क्या डिसीजन लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया क्या है, उसने थिएट्रिकल कंपनी में जाने का डिसीजन लिया जहाँ पे उसको कुछ चीज़ें मिल सके। अब देखते हैं उसे क्या मिलता है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। अब उसे अपने अकॉर्डिंग की एक शॉप मिल गई जो उसे चाहिए थी।
He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब क्या होता है, उसे एक शॉप मिल जाती है, तो जैसे ही शॉप मिल जाती है वो उस शॉप की तरफ बढ़ जाता है. ही मेड हिज वे मतलब चला जाता है उस तरफ. इनविजिबल क्योंकि वो इनविजिबल है. अपस्टेयर्स क्योंकि जो शॉप है वो सीढ़ियों के ऊपर है. अब थोड़ी देर बाद जो वापस आता है तो उसने क्या क्या चीज़ें पहनी, उसने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं. उसने बैंडेजेस लगा लिए अपने फोरहेड के चारों तरफ, इस तरह से बैंडेजेस लगा ली हैं. डार्क ग्लासेस पहने हैं उसने, एक फॉल्स नोज लगाई है और बिग बुशी साइड विस्कर. और उसने यहाँ पे ये देखिए विस्कर्स क्या है, बियर्ड. यहाँ पे उसने एक फॉल्स विस्कर्स भी लगाई एज यू कैन सी. एंड अ लार्ज हैट, उसके अलावा उसने एक लार्ज हैट भी पहना है. तो अब उसका अपीयरेंस क्या है, नया अपीयरेंस उसका ऐसा है. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी अपने शोल्डर के अबव एरिया को कवर करने के लिए. तो उसने बैंडेजेस ली हैं, उसने डार्क ग्लासेस लिया है, फॉल्स नोज. तो ये उसका नया उसका अपीयरेंस है. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलुअसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. अब इस अपने आप को बचाने के लिए कि शॉपकीपर उसे ना देख पाए, उसने क्या किया, शॉपकीपर को उसने पीछे से हमला किया. कैलुअसली मतलब मर्सिलेसली, उसने बहुत बुरी तरह से वॉयलेंटली शॉपकीपर पे अटैक किया. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और उसके बाद उसने क्या किया, शॉपकीपर की शॉप पे जितना भी मनी था उसने उसको रॉब कर लिया. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगेन वो लॉ को तोड़ रहा है. जब आप उसके कैरेक्टर स्केच में लॉलेस वाला पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो. इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि उसने उस शॉप पे क्या किया, थिएट्रिकल शॉप पे उसने क्या किया. तो उसने जो सामान लिया है और अपना न्यू अपीयरेंस उसने कैसे बनाया, उसके बारे में आप यहाँ से लिख सकते हो. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग. तो अब हमने देखा, लास्ट कुछ एपिसोड्स हमने देखे, इसमें क्या देखा कि उसका जो 2 बार उसका एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था. पहला तो जो 2 बॉयज़ वाला था, उसके बाद जो स्टोर वाला था, और अब अगेन थिएट्रिकल कंपनी वाला जो था. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग उससे फेस कर रहे हैं और उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लंदन एक क्राउडेड सिटी है, तो लोग कहीं ना कहीं उसे देख ही लेंगे. तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि अब वो एक रिमोट एरिया में जाएगा. तो उसने कहाँ जाने का डिसीजन लिया, आइपिंग, ये विलेज है, तो वहाँ पे उसने जाने का डिसीजन लिया. वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन. वहाँ पे एक लोकल इन थी. इन क्या होती है, सराय. तो यहाँ पे उसने डिसीजन लिया कि कुछ दिन वहाँ पे रहेगा, तो उसने 2 रूम्स बुक किए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अब उस इन के जो ओनर थी उन्हें इस स्ट्रेंजर का ऐसे मौसम में आना बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि विंटर सीज़न था और विंटर सीज़न में यूजुअली कोई नहीं आता. तो अब ऐसे मौसम में एक स्ट्रेंजर का अचानक से यूँ आना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Wagging means moving. तो यहाँ पे tongues wagging means क्या हुआ, talking. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो स्ट्रेंजर आया, क्योंकि उसका स्ट्रेंज अपीयरेंस भी था और उसका आने का जो टाइम था वो भी बहुत अनयूजुअल था. तो उसके आते ही जो इन थी, उसके जो लोग थे वो बातें करने लगे. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. और मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ है, जो उस इन की लैंडलॉर्ड है, उनकी वाइफ का नाम है मिसेस हॉल. उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो उस स्ट्रेंजर से, वो ग्रिफिन से फ्रेंडली हो सकें. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन को बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उसने बताया, क्या बताया, My reason for coming to Ipin is a desire for solitude. Solitude means loneliness, अकेलापन. तब उसने क्या कहा कि आइपिंग आने का जो मेरा रीज़न है वो यही है कि मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ. I do not wish to be disturbed in my work. और मैं अपने काम में किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ. इसके अलावा उसने जो अपने फेस पे बैंडेजेस लगाए थे उसका भी जस्टिफिकेशन दिया. क्या कहा उसने, Besides an accident had affected my face. उसके अलावा मेरे फेस पे ये जो बैंडेजेस है उसका वजह ये है कि मेरे फेस पे एक एक्सीडेंट के कारण
बहुत ज़्यादा चोटें आ गई हैं, मतलब एक एक्सीडेंट के कारण मेरा जो फेस है वो वुंडेड हो गया है और उसके कारण मैंने अपने फेस पे बैंडेजेस लगाई। तो ये उसने अपना जस्टिफिकेशन दिया। तो यहाँ पे उसकी ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब जैसे ही मिसेस हॉल ने उसकी ये बात सुनी ग्रिफिन की, तो उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया। क्या किया कि ये जो गेस्ट है, जो नया पर्सन आया है, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक मीन्स सनकी, ओके। तो ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एसेंट्रिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। इरिटेबल मतलब ईजिली अनॉयड, जो आसानी से गुस्सा हो जाता है। तो जब मिसेस हॉल ने ये देखा कि उसने पेमेंट भी एडवांस में दे दी है, तब मिसेस हॉल ने अपने आप को कन्विंस कर दिया कि ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा एसेंट्रिक है, ये सनकी पर्सन है। और इस तरह उन्होंने एक्सक्यूज़ किया खुद को उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स के लिए और उसके इरिटेटिंग नेचर के लिए। टेम्पर मतलब नेचर, क्योंकि वो बहुत ही ईजिली इरिटेट हो जाता है, बहुत ही ईजिली गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे जो उसने पेमेंट की थी वो कैसे की थी, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया कि उसने शॉपकीपर पे अटैक किया था और उसके बाद उसकी शॉप पे जो जितना भी अमाउंट था वो उसने रॉब कर लिया। तो उसी मनी से उसने इनका किराया दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था, जो स्टोलन मनी था, वो ज़्यादा दिन नहीं रुका। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और ग्रिफिन को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब उसके पास कोई भी कैश नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने रॉब किया था, तो रॉब किया हुआ पैसा कितने दिन चलेगा, तो इसलिए फाइनली वो एक बार फिर से कैशलेस हो जाता है। अब उसने जो इन है उनके लैंडलॉर्ड को कैसे कन्विंस किया, देखते हैं। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब उसने ये बहाना बनाया, pretended मतलब एक बहाना बनाया कि वो एक चेक का वेट कर रहा है जो किसी भी टाइम आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. अब थोड़े ही टाइम के अंतराल के बाद क्या हो गया, एक बहुत ही अजीब सी घटना हो गई, अजीब सी इवेंट हो गई। क्या हो गया, वेरी ईगरली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन क्या होता है, प्रीस्ट एट चर्च, एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी मीन्स स्टडी रूम। अब एक मॉर्निंग की बात है कि क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ जो है वो अचानक से जग जाते हैं क्योंकि उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें हो रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। अब उन्होंने क्या किया, क्रीपिंग मतलब सीढ़ियों से उतरते हुए, धीरे धीरे जब उतरते हैं उसे बोलते हैं क्रीपिंग, ओके। तो वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहे थे और जब वो उतर रहे थे तो उन्होंने क्या सुना, चिंक ऑफ मनी। चिंक मतलब साउंड, जब मनी को निकाला जाता है तो उसका साउंड आता है। तो उसी को उन्होंने सुना जो कि क्लर्जी मैन की डेस्क से आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनकी डेस्क से मनी निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। पोकर क्या होता है, रॉड फॉर पोकिंग फायर। जो फायर जलती है फायर प्लेस में, उनको उस फायर को कुरेदने के लिए, उसको सही करने के लिए एक स्टिक होती है, रॉड होती है, उसे बोलते हैं पोकर। ग्रास्प मतलब होता है हेल्ड, किसी चीज़ को बहुत फर्मली पकड़ना, ओके। फ्लंग ओपन मतलब अचानक से डोर ओपन कर देना, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही क्लर्जी मैन ने यह आवाज़ सुनी तो उन्होंने बिना कोई आवाज़ किए हाथ में एक पॉकर लिया, पॉकर मैंने बताया आपको, और उसको उन्होंने अपने हाथ में कस के पकड़ा और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा जो डोर था अचानक से खोल दिया। क्या बोला उन्होंने, सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन वो एकदम भौचक्के रह गए, एकदम अवाक रह गए, चौंक गए। क्या हुआ, उन्होंने देखा कि रूम में तो कोई है ही नहीं, रूम तो एम्प्टी है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. अब वो और उनकी वाइफ दोनों ढूंढने लगे कि कौन था, किसके कारण आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेंस के पीछे देखा और इवन चिमनी में भी देखा कि मे बी कोई छुपा हुआ हो। बट देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी। लेकिन वहाँ पे किसी का कोई भी साइन नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन
जो क्लर्जी मैन की स्टडी रूम की जो डेस्क थी वो ओपन थी और हाउस कीपिंग मनी मतलब जो घर की खर्च के लिए जो मनी रखा गया था वो गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर। अब क्लर्जी मैन एकदम शॉक्ड रह गया और वो पूरे दिन ये कहते रहे कि ये तो बहुत अजीब हुआ, ये जो भी हुआ वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, वो अनबिलीवेबल है। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर, जो कि उस मॉर्निंग में थोड़ी देर बाद ही होने लगा। मतलब कि मिसेस हॉल के जो फर्नीचर थे अचानक से उनमें कुछ मूवमेंट होने लगी और वो उसी दिन की बात है जिस दिन क्लर्जी मैन के घर से पैसे गायब हुए थे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। और जो लैंडलॉर्ड थे, जो उनकी वाइफ थी, मतलब मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल, वो दोनों उस दिन जल्दी ही उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और उन्होंने क्या देखा कि जो साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, उसका डोर ओपन है, पूरा खुला हुआ डोर है और उसको देख के वो शॉक्ड हो गए। वाई? बिकॉज यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, क्योंकि यूजुअली ये डोर शट रहता है, बंद रहता है, लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर हिज रूम। और ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है, फ्यूरियस मतलब एनॉयड, एक्सट्रीमली एनॉयड, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अगर कोई भी उसके रूम में जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये अपॉर्चुनिटी कि उस साइंटिस्ट के बारे में कुछ जानकारी हासिल की जाए, कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी थी कि उसे मिस नहीं की जा सकती थी। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। पीप्ड राउंड मतलब डोर के पीछे से झांकना। तो उन्होंने डोर के पीछे से झांका तो उन्होंने क्या देखा कि रूम में कोई नहीं है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि इस साइंटिस्ट की सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत ही उसका स्ट्रेंज हैबिट्स थी और उसका बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर था, एज वेल एज स्ट्रेंज अपीयरेंस भी था। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब जो बेड क्लोथ्स थे, बेड क्लोथ्स मतलब जो चादर थी, जो बेडशीट थी, वो कोल्ड थे। जब कोई पर्सन उस पर होता है तो वो गर्म रहते हैं, लेकिन ये कोल्ड था, जिससे समझ आ रहा था कि साइंटिस्ट काफ़ी समय से वहाँ नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और एक और बात भी स्ट्रेंज थी, क्या थी? द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। कि ग्रिफिन जो बैंडेजेस पहनता था, जो क्लोथ्स पहनता था, वो तो उस रूम में ही पड़े हुए थे। तो अब यहाँ पे क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि ग्रिफिन कहाँ गया था? क्लर्जी मैन के यहाँ रॉब करने गया था, वहाँ पे मनी टेक आउट करने गया था। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेज हॉल ने अपने ईयर के पास स्निप सुनी। स्निप क्या सुनी? जब ऐसे करते हैं नोज से तो उसे बोलते हैं स्निफ। तो अब उन्होंने क्या सुना? ऐसा लगा कि जैसे उनके पास ही कोई है। A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. तो अचानक से क्या हुआ? थोड़ी देर बाद, कुछ ही मोमेंट्स बाद, अचानक से बेडपोस्ट पे एक हैट, बेडपोस्ट क्या होते हैं? पाए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई हैट रही होगी, अचानक से ये हैट लीप अप हुई, मतलब अचानक से उछली और उसके बाद कहाँ गई? डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। अचानक से मिसेस हॉल के चेहरे की तरफ अटैक कर दिया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अब उसके बाद क्या होता है? जो बेडरूम में चेयर रखी थी उसमें भी जान आ जाती है, मतलब उसमें भी मूवमेंट्स होने लगते हैं। स्प्रिंगलिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट। अब जो चेयर है उससे भी मिसेस हॉल की तरफ अटैक हो गया। और चेयर कैसी थी? चेयर के जो लेग्स थे वो मिसेस हॉल की तरफ थे। और इस तरह शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। और इस तरह क्या होता है, जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो जो मिसेस हॉल है, मिस्टर हॉल है, वो डर जाते हैं और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। मतलब वो ग्रिफिन के रूम में आए थे लेकिन अब वो बाहर जाने लगते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रेंज। और जो चेयर थी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, ये अटैक कर रही थी मिसेस हॉल पे। उसने उन दोनों को पुश करके, धक्के दे के रूम के बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और ऐसा अपीयर हुआ जैसे कि किसी ने डोर को
स्लैम कर दिया, स्लैम मतलब शट फोर्सफुली एंड लॉक द डोर आफ्टर हिम। ऐसा लगा कि जैसे कोई किसी ने रूम को अंदर से लॉक किया और ज़बरदस्ती उसको रूम को धक्के से बंद किया। ओके। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो ऐसा लगा कि मिसेस हॉल ऑलमोस्ट सीढ़ियों से गिरी गई। शी वॉज कन्विंस दैट रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, और वो इस बात से कन्विंस हो चुकी थी कि रूम में स्पिरिट्स रहती हैं, गोस्ट रहते हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज देज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उन्हें ये भी भरोसा था कि जो स्ट्रेंजर है उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जो स्पिरिट्स हैं वो उनके फर्नीचर में आ गई हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट एंड दैट चेयर शी मोन्ट। अब वो रोने लगी। क्यों रोने लगी? वो कहने लगी कि जो मेरी मदर हैं वो उस चेयर में बैठा करती थी, तो थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वो ये सोच के रोने लगी कि अचानक से कहीं वो चेयर उन पर दोबारा अटैक ना कर दे। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट, और नेबर्स के बीच ये बात फैल गई और उन्हें ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं किसी विचक्राफ्ट ने ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the craftsman home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जैसे ही क्लर्जीमैन के होम के में जो चोरी हुई थी, जो थेफ्ट हुई थी, जब लोगों को ये बात पता चली तो उनको कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है उस पर शक होने लगा कि कहीं ना कहीं इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का इन चोरियों में, इन अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में कोई ना कोई हाथ है। सस्पिशन ग्रू इन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और उस पर जो शक है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब अचानक से उसके पास कुछ मनी हो गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और उसने अभी कुछ ही समय पहले ये बात एक्सेप्ट की थी कि उसके पास मनी नहीं है। तो अब हमने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने अपनी जो डिस्कवरी है उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया। तो अब हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मिसेस हॉल को, मिस्टर हॉल को उसकी एक्टिविटीज़ से डाउट हो गया। तो हम देखते हैं अब क्या होता है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब विलेज कॉन्स्टेबल को चुपचाप उसके रूम में भेजा गया, उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि अगर दी जाती तो वो भाग जाता। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब कांस्टेबल का बिना इंतज़ार किए मिसेस हॉल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो साइंटिस्ट के पास गई जो कि अचानक से अपने एम्प्टी बेडरूम में अपीयर हो गया था, क्योंकि उसका रूम पहले एम्प्टी था, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब मिसेस हॉल उसके रूम में गई तो वहाँ पे वो अपीयर हो गया, वहाँ पे अचानक से वो प्रेजेंट हो गया। तब मिसेस हॉल ने क्या पूछा? I want to know what you have been doing to my chair upstairs. तो उन्होंने क्या पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम अचानक से एक एम्प्टी रूम में अपीयर कैसे हो गए, अचानक से तुम रूम में कैसे आ गए, और तुम ये रूम जो कि ऑलरेडी लॉक्ड था, इस लॉक्ड रूम में कैसे एंटर कर गए। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. As I told you about the scientist that he was easily annoyed. He was very short-tempered. तो जैसे ही मिसेस हॉल ने ये सवाल पूछा उससे कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है और तुम कैसे रूम में एंटर कर गए, तो वो गुस्सा हो गया। You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. तो अब उसने गुस्से में चिल्लाया, क्या बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। Very well, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. तो अचानक से उसने अपनी bandages थ्रो ऑफ करने लगा, whiskers तो थ्रो ऑफ करने लगा, spectacles जो उसने लगाए थे और जो उसकी नोज थी, जो फॉल्स नोज थी, उसे भी वो फेंकने लगा। It took him only a minute to do this. और ये सब करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और जो बार पे जो लोग थे वो अचानक से हेडलेस मैन की तरफ देखने लगे, वो लोग एकदम डर गए। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव। तो जो जिस कांस्टेबल को बुलाया गया था उसका क्या नाम था? मिस्टर जैफर्स। वो पहुंच चुके थे। एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैज टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो ये देख के एकदम सरप्राइज हो गए
कि उन्हें एक ऐसे मैन को अरेस्ट करना है जिसका कोई हेड ही नहीं है, एज यू कैन सी द इमेज। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स को उसकी ड्यूटी से ईजिली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था, मतलब ईजिली उसे अपनी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता था। If a magistrate warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट ने ये वारंट दे दिया, वारंट क्या होता है, रिटन ऑफिशियल ऑर्डर अगर दे दिया है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो जेफर्स को अगर ये ऑर्डर मिले तो वो उस पर्सन को अरेस्ट करते थे, चाहे उसका हेड हो चाहे ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment and after another. अब एक बहुत ही रिमार्केबल सीन हुआ। क्या हुआ कि पुलिसमैन जो था वो एक ऐसे पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि इनविजिबल होता जा रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन क्लोथ आफ्टर अनदर, क्योंकि वो एक के बाद एक करके क्लोथ हटाता जा रहा था और इस तरह वो इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अचानक से क्या हो गया, एक शर्ट जो थी वो हवा में उड़ने लगी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु ही कुड नॉट सी एट ऑल, और कांस्टेबल ने अपने आप को पाया कि वो एक ऐसे पर्सन से स्ट्रगल कर रहा है जिसे वो देख ही नहीं सकता है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, अब कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, हिम मतलब कांस्टेबल की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन अचानक से उन पे ब्लोज के हिट होने लगे, मतलब कोई उन्हें फिस्ट से मारने लगा और पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब अटैक कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वर नॉक्ड अनकॉन्शियस, और लास्ट में क्या हुआ, जो कांस्टेबल था जिसका नाम था जेफर्स, उसे उस इनविजिबल मैन ने मार के गिरा दिया, वो बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने एक लास्ट अटेम्प्ट किया कि वो उस इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़े, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर एक फिस्ट मारा और उसके बाद वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डरी हुई आवाज़ें आने लगी, होल्ड हिम, पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन कहना आसान था, करना नहीं, क्योंकि उन्हें एक ऐसे पर्सन को पकड़ना था जो कि दिख ही नहीं रहा था। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, अब ग्रिफिन ने अपने आप को लोगों से छुड़ा लिया था और अब किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि उसको पकड़ने के लिए कैसे वो कोशिश करे, वो उस पर उसको कैसे पकड़ेगी, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो अब ये स्टोरी से हम देखते हैं कि एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने साइंस का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया, और कहा भी जाता है दैट साइंस इज़ नॉट परफेक्ट, इट इज़ ऑफन मिसयूज्ड, इट इज़ ओनली अ टूल बट इट इज़ द बेस्ट टूल वी हैव, self-correcting, ever-changing, applicable to everything. With this tool we vanquish the impossible. और ये साइंस कैसा टूल है, एक ऐसा टूल है जिसका मिसयूज़ भी कई बार किया जाता है, लेकिन अगर हम इसका अच्छा यूज़ करें तो हम इम्पॉसिबल को भी हम जीत सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी हम गेन कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है दैट साइंस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट, कि साइंस एक ऐसा गिफ्ट है जो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए, और हमें इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हमें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। आई हैव डिस्कस अबाउट ऑथर, थीम, स्टोरी एज वेल एज मैसेज ऑल्सो। I hope that you really like this video. If you like the video, please share your feedback through your comments and share the video with your friends as much as possible. Those people who have not subscribed the channel till now, please subscribe and press the bell icon for getting the latest notification. Thank you all.